नमस्कार मित्रों, मैं लालराम दिनकर आपके अपने YouTube चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक आपने स्वर संधि और व्यंजन संधि को पढ़ा हिंदी में मेरे द्वारा, और जो है अब आप विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तो सभी के अपने अपने पढ़ाने के नियम हैं। हाँ, एक था कि मैं जो है अभी तक रेगुलेटरी नहीं पकड़े हुए था, अर्थात रेगुलर नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन अब आज से जो है हम रेगुलर आपको वीडियो देंगे। और बात यह है कि जो है लाइव क्लास मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि लाइव क्लास के लिए वो सिस्टम अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है साधन, और जब जो है हो जाएंगे तो मैं आपको लाइव क्लास भी देने लगूंगा। लगभग अगले महीने से लाइव क्लास देना चालू कर दूंगा। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा बात को आगे ना खींचते हुए और विसर्ग संधि की ओर। सबके अपने अपने पढ़ाने के नियम होते हैं, और मेरी एक विशेषता है कि ऊंचे दुकान फीके पकवान ना हो, अर्थात मेरी क्वालिटी जो है, बेशक आपको सही ना दिख रहा हो या छोटे छोटे शब्द दिख रहे हों, लेकिन आप उसकी गहराइयों तक जाएं, वीडियो को पूरी देखें। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि कई जो है वीडियो को मैं पढ़ा तो दिया जाता है, पर कुछ नियमों को छिपा लिया जाता है, कुछ तत्वों को। इसमें जो भी हम पढ़ा रहे हैं विधिवत रूप से और नियमबद्ध तरीके से, और सभी नियम समाहित हैं। ये वीडियो की क्वालिटी है। और अब जो है चलते हैं विसर्ग संधि में पार्ट 1 की ओर। तो विसर्ग संधि है विसर्ग के बाद या साथ, चाहे तो विसर्ग के बाद हो चाहे साथ में हो, दोनों बाद या साथ स्वर अथवा व्यंजन आने या मिलाने से। व्यंजन चाहे आवो कह लो चाहे मिलाना कह लो, बात तो एक ही है ना। तो विसर्ग के बाद या साथ स्वर अथवा व्यंजन आने या मिलाने से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर है? जैसे निह धन आहार प्लस निराहार, निह प्लस आहार, निह प्लस आहार बराबर निराहार। क्या बन जाएगा? निराहार। अब देखो, निह प्लस आहार बराबर निराहार। अब ये रा कहाँ से आ गया, ये हम नियम में बताएंगे आपको, ठीक है, कहाँ से रा आया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि व्यंजन मतलब परिभाषा क्या बोल रही है कि विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने या मिलाने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, तो विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है विसर्ग के बाद, चाहे स्वर आ जाए यहाँ चाहे व्यंजन में। देख लो आप, जैसे मनः प्लस योग, मनः प्लस योग बराबर क्या हो जाएगा? मनो योग। अब देखो परिभाषा क्या बोल रही है, अपनी परिभाषा कह रही है कि विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। तो यहाँ स्वर है, यहाँ व्यंजन है। विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो अथवा व्यंजन हो तो क्या होता है, जो विसर्ग में परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखो आप, विसर्ग का इसमें ओ की मात्रा चढ़ गई और इसमें रा बन गया। तो ये आगे नियम में आपको विधिवत रूप से विस्तार से बताया जाएगा। अब चलते हैं नियम नंबर 1 की ओर। इसमें है विसर्ग का ओ के रूप में बदलना, विसर्ग का ओ के रूप में बदलना। तो देखेंगे आप ओ के रूप में कैसे बदलते हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर। तो आगे है, इसकी परिभाषा देखते हैं आप। तो क्या है परिभाषा? यदि विसर्ग के पहले छोटा हो अथवा या और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अथवा या रा ला वा और हा यानी सभी अंतस्थ वर्ण, हमने बता दिए थे अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, ठीक, या उस वर्ण का सिर्फ हा वर्ण हो। तो या रा ला वा और हा हो तो आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे देखें, जैसे मनः प्लस अनुकूल, मान के चलो उदाहरण है मनः प्लस अनुकूल। अब देखो आप, मनः प्लस अनुकूल बराबर क्या बन जाएगा? मनोनुकूल बनेगा ना विसर्ग का ओ के रूप में। तो इस विसर्ग का क्या बनेगा? मनोनुकूल बनेगा, नहीं बनेगा? अब देखो आप, परिभाषा क्या बोल रही है? यदि विसर्ग के पहले आ, तो विसर्ग के पहले आ, विसर्ग ये है, पहले का मतलब ये है कि अगर हम ना पे छोटी की मात्रा चढ़ा देते तो ई की मात्रा चढ़ जाती, विसर्ग के पहले ई हो जाता। अगर छोटा का ला तो लगा देते तो विसर्ग के पहले ऊ हो जाता। जबकि इसमें मात्रा कुछ भी नहीं है,
तो आपने मात्राओं को पढ़ा है, छोटा का कुछ भी नहीं, बड़ा की लाठी, तो इसमें कुछ नहीं है। तो विसर्ग के पहले आ हो, तो ये आ लिखा है मैंने, परिभाषा देखें आप, विसर्ग के पहले आ हो और बाद में क्या हो, आ अथवा प्रत्येक वर्ग का। अब देखो, चाहे तो इसमें आ है, आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। अब तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तो आपको पता ही होगा, एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। जैसे हमने बताया था स्पर्श व्यंजन में कि जो है 25 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो जैसे कचट, तब का वर्ग में कितने, 5, कचट, चा वर्ग में 5, ता वर्ग में 5, ता वर्ग में 5 और पा वर्ग में 5। क्लियर है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, 1 2 3 4 5, तो कहाँ से गिनना है, 2 छोड़ देना है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यानी का वर्ग का ले लो आप, तो का खा छोड़ देना है, गा घा और अंगा या ऊँगा, गा घा ऊँगा। अगर चा वर्ग ले रहे आप तो चा छा छोड़ देना है, जा झा इया। टा वर्ग ले आप, टाठा छोड़ देना है, डा डा ढा अड़ा, यानी कहने का मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तो अभी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तो है नहीं, इसमें बताया क्या मैंने, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो हमने जो है अभी आ लिया, तो देखो आप, तो इसका क्या बना, मना प्लस अनुकूल बराबर मनोनुकूल। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि बड़ा की लाठी लगी होती, यहाँ बड़ा लिखा होता, तो इसमें बड़ा बता नहीं रहा है, सिर्फ छोटा, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा और विसर्ग का ओ बन जाएगा। चूंकि नियम में क्या है, विसर्ग का ओ के रूप में बदलना, तो विसर्ग का ओ के रूप में बदला, देखो ये विसर्ग का ओ के रूप में बदलना, ओ की मात्रा चढ़ गई, मन ये लिखा, अनुकूल ये लिखा, तो मन और नुकूल शब्द को अपन ने जोड़ दिया, तो मनोनुकूल एवं विसर्ग का ओ बन गया। ठीक है, आ को कुछ नहीं होती है मात्रा, तो इसलिए आ का कुछ नहीं लिखा। क्लियर बात है। अब बात आती है दूसरे उदाहरण की ओर। दूसरा उदाहरण क्या बोल रहा है भाई, दूसरा उदाहरण है जैसे तपा प्लस बल, तपाहा प्लस बल बराबर क्या बन जाएगा, तपो बल। अब देखो तपो बल बन रहा है। अब इसमें देखें आप, यानी विसर्ग के पहले छोटा तो है, ये तो सभी परिभाषा में चल ही रहा है, विसर्ग के पहले क्या हो, विसर्ग के पहले छोटा हो, तो छोटा सब में चल रहा है, क्योंकि इसमें सब में चलेगा, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो बाद में, तो इसमें कौन सा है वर्ण, बा है, तो कौन से वर्ग का है, पा वर्ग का है, पा से पा फा बा भा मा, तो तीसरा वर्ण आ गया पा वर्ग का, पा फा बा, तो बा आ गया, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तो इसमें तीसरा है, तो विसर्ग का क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विसर्ग का ओ बना के नहीं बना, और तप ये लिखा, तप ये लिखा, बल ये लिखा, बल ये लिखा, तो विसर्ग का ओ बना। क्लियर है ना। अब चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। जैसे अधा गति, अधा प्लस गति बराबर क्या बन जाएगा, अधो गति। अब देखो जे का वर्ग का तीसरा अक्षर आया, गा गा गमला का वर्ग का तीसरा अक्षर आया ना बाद में, का गा। अगला उदाहरण है जैसे तमह प्लस गुण, तमह प्लस गुण, तमह प्लस गुण बराबर क्या बन जाएगा, तमोगुण बन जाएगा, तमह प्लस गुण बराबर तमोगुण बनेगा कि नहीं बनेगा भैया, तमोगुण बनेगा। यानी विसर्ग का क्या बन रहा है, विसर्ग का, इस विसर्ग का ओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तम ये लिखा तो तम ये लिखा, गुण ये लिखा तो गुण ये लिखा, यानी विसर्ग का ओ। अब यदि मान के चलो पूछ लिया कि हमें जो है संधि विच्छेद दे दिया परीक्षा में, मान के चलो, और नहीं सॉरी संधि दे दिया, विच्छेदन अपन को करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे मान के चलो ये लिख दिया, जैसे ये लिखा तपोबल, तो क्या हो जाएगा, तपोबल, ये है तपोबल। अब विच्छेदन करना है, तो जब विच्छेदन करेंगे तो हमें ये देखना है कि तपोबल, तप प्लस बल, तो तप प्लस बल में ओ की मात्रा आएगी नहीं, आ प्लस बा, ओ की मात्रा नहीं आएगी। जैसे हमने लिखा तप प्लस बल, अब तप प्लस बल बराबर तपोबल नहीं होगा, जब तपोबल नहीं होगा तो गलत हो जाएगी संधि। अच्छा, आप तप इसमें से ओ निकालेंगे, यदि ऐसा कर सकते हैं कि तपो,
तो ओ निकलेगा तो भी गलत हो जाएगा, ओ प्लस बा बिल्कुल बनेगा ही नहीं। इसलिए क्या बनेगा, तपाह प्लस बल बराबर तपोबल। कहने का मतलब है विसर्ग का ओ के रूप में बदलना। जैसे अगला उदाहरण है, मान के चलो यशाह प्लस दा, यशाह प्लस दा बराबर क्या बन जाएगा, यशोदा। दा कौन सा अक्षर है, ता था दा तीसरा अक्षर है। जैसे मान के चलो अगला है, जैसे तपाह प्लस बन, तपाह प्लस बन बराबर क्या बन जाएगा, तपोवन। कौन सा वर्ग का वर्ण है, पा फा बा तीसरा वर्ण है। मान के चलो मनः प्लस ओज, मनः जैसे मनोज की संधि विच्छेद है, तो मनः प्लस ओज तो क्या बन जाएगा, मनोज नहीं बन जाएगा, मनोज। अब देखो आप कैसे बनेगा मनोज। अब आप कहें कि सर मेरी ये समझ में नहीं आया, नहीं सॉरी, मनः प्लस जा, मनः प्लस जा। अब मनः प्लस जा में मनोज कैसे बनेगा, चूंकि विसर्ग का ओ बनता है। तो जब विसर्ग का ओ बनता है तो क्या बन जाएगा, मनोज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, मनोज। कैसे बनेगा, क्यों, क्योंकि विसर्ग का ओ और मन जो लिखा सो मन ये लिखा, जा ये है सो जा ये है, मनोज बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अब जैसे मान के चलो पुरोहित है, तो पुराह प्लस हित, पुराह प्लस हित का मतलब क्या हुआ, पुरोहित। अब पुरोहित कैसे होगा, पुराह प्लस हित में वो की मात्रा तो आ नहीं रही, बच्चे कई कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। जैसे ये लिखा पुराह, पुराह प्लस हित, ठीक है, बराबर बनेगा पुरोहित, पुरोहित बनेगा। अब देखो आप पुरोहित तो बना, पर कैसे बना, क्योंकि इसमें विसर्ग का ओ की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, क्लियर है। अब जैसे मान के चलो आ जाए यशाह प्लस धरा, तो ये कौन सा वर्ण है, ता था दा धा, चौथा वर्ण आ गया यशा प्लस, तो यशोधरा बन जाएगा, क्लियर। अगला है मान के चलो जैसे मनः प्लस नयन, मनः प्लस तो मनोनयन बन जाएगा, क्लियर। अगला है माना कि मनः प्लस रथ बराबर मनोरथ बन जाएगा, यानी विसर्ग का ओ के रूप में परिवर्तन, मनः प्लस विकार बराबर मनोविकार बन जाएगा। अब चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला दूसरा नियम है, देखें आप दूसरा नियम कौन सा है, दूसरा नियम है विसर्ग का रा के रूप में बदलना। किस रूप में बदलना, विसर्ग का रा के रूप में बदलना। तो देखें आप कैसे बनता है, कैसे बदलता है रा के रूप में। यदि विसर्ग के पहले छोटा अथवा बड़ा को छोड़कर, इसमें परिभाषा में क्या बताया था, यदि विसर्ग के पहले आ हो। अब इसमें विसर्ग के पहले छोटा बड़ा की का मतलब नियम नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा की कोई मात्रा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बता रहे हैं कि यदि विसर्ग के पहले छोटा अथवा बड़ा को छोड़कर कोई दूसरा स्वर वर्ण हो, कोई दूसरा स्वर हो, तो जब कोई दूसरा स्वर हो तो देखो आप, और बाद में कोई स्वर वर्ण हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या कोई भी अंतस्थ वर्ण हो। जैसे अंतस्थ वर्ण में क्या, या अलावा चार वर्ण अंतस्थ वर्ण हो, और अंतस्थ वर्ण हो और विसर्ग का रा हो जाता है। इस प्रकार के क्या हो जाता है, विसर्ग का रा हो जाता है। कैसे, मिलाने से। अब कैसे मिलाएं, जैसे उदाहरण में देखें आप, जैसे ये लिखा नेह प्लस अर्थक, नेह प्लस अर्थक बराबर क्या बन जाएगा, बताओ आप, नेह प्लस अर्थक बराबर बन जाएगा आपका निरर्थक। क्या, निरर्थक। अब देखो आप निरर्थक बन जाएगा नहीं बन जाएगा, नेह प्लस अर्थक बराबर क्या बन जाएगा, निरर्थक, ठीक। यानी इस विसर्ग का रा बना, क्या बना, इस विसर्ग का बना क्या, रा। और रा जो है आपका पूरा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें बाद में छोटा आ है, और छोटा आ यानी जी मतलब कहने का ये रा हलंत प्लस छोटा आ बराबर रा नहीं बनेगा, पूरा बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन पूरा तो बनेगा, चल नहीं रहा, पूरा तो बनेगा, तो ये पूरा बन गया। तो निर और ये अर्थक रर्थक जो है शेष था, तो नेह प्लस अर्थक बराबर निरर्थक बनेगा। अब यदि माना कि अगर बड़ा आ जाए बाद में, तो बड़ा का देखें, जैसे मान के चलो ये लिखा नेह प्लस आशा, नेह प्लस आशा प्लस आशा बराबर क्या बन जाएगा, निराशा। अब देखो आप
यदि बच्चे कहें कि सर मेरी ये समझ में नहीं आता कि जो है ये निरा रा कहाँ से आ गया इसमें, रा इसलिए आया क्योंकि विसर्ग का नियम होता है। और नियम क्या होता है? नियम बोल रहा है कि विसर्ग में देखें आप, विसर्ग का रा के रूप में बदलना। तो देखो विसर्ग का रा के रूप में बदलना हो गया, रा बन गया। अब ये आ यानी रा में हलंत लग गया और प्लस बड़ा आ जोड़ दिया जाए तो ये रा पूरा बन के बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया मेरे? तो देखो आप, जैसे हमने विसर्ग खींच ले लिया तो नी बचा, ठीक, नी प्लस, और ये जो है अगर हम मान के चलो विसर्ग हमने ले लिया तो जो है नी बचा तो नी, अब रा जो है विसर्ग का बन क्या रहा था? रा, तो रा वो भी हलंत के साथ रा बन गया प्लस। अब आशा शब्द ये दूसरा है, दूसरे पार्ट में है तो आशा ले लिया। अब जब इस आ ने रा को पूरा किया तो रा बड़ा बन गया कि नहीं बन गया? बड़ा बन गया। तो निरा और सा तो अपना शेष है ही, निराशा हो गया। इस हिसाब से वो जो है संधि विच्छेदन होता है। क्लियर है? अब बात आती है कि अभी तो छोटा बड़ा ले लिए, लेकिन यदि कोई और स्वर वर्ण आ जाए फिर क्या करेंगे आप? जैसे देखो आप, नेह प्लस ई है, नेह प्लस ई है बराबर क्या बनेगा? निरीह, ठीक, निरीह बनेगा। शाई कम है, शाई ले लो यार। नेह प्लस ई है बराबर निरीह, ठीक है। अब निरीह बनेगा तो देखें आप कि विसर्ग का रा बना वो बड़ी इसमें, जैसे देखो आप, जैसे विसर्ग का बन क्या गया? रा, विसर्ग का तो रा बनता ही है रूप में। अब देखो जब रा बन रहा है तो हमने नी ले लिया, क्या ले लिया? नी, नी ले लिया प्लस विसर्ग का रा बनता है वो भी हलंत के साथ, जो हमने आपको नियम में बताया विसर्ग का क्या बना? रा। अब देखो प्लस, अब ई हमने दूसरे शब्द का ले लिया जी। अब देखो यदि इन तीनों को जोड़ें तो निरीह नहीं बनेगा भैया मेरे? नी, और रा पे जब रा और बड़ी, रा हलंत के साथ है चूंकि याद है, बड़ी की मात्रा चढ़ जाएगी इस पर रा पे कि नहीं? निरी, और हा तो अपना शेष है तो निरीह बन जाएगा कि नहीं? इसी प्रकार अच्छा एक और है, यदि मान के चलो इस परिभाषा में क्या लिखा है, यदि विसर्ग के पहले छोटा अथवा बड़ा आ को छोड़कर, तो छोटा बड़ा तो नहीं आ रहा है इसमें, कहीं आ रहा? जैसे एक उदाहरण मान के चलो, जैसे नेह प्लस उत्तर, तो नाम जैसे नेह ये लिखा नेह प्लस उत्तर बराबर निरुत्तर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? निरुत्तर। अब देखो आप निरुत्तर कैसे होगा? निरुत्तर तो आप समझिए नेह प्लस उत्तर बराबर निरुत्तर, लेकिन कहने का मतलब नेह 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 सब में नेह नेह आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा कि नहीं? यानी छोटा बड़ा की मात्रा तो नहीं आ रही। तो परिभाषा यही तो कह रही भैया मेरे कि यदि विसर्ग के पहले छोटा अथवा बड़ा को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, चाहे ओ की मात्रा लग जाए, चाहे बड़ी की मात्रा लग जाए, चाहे ए की मात्रा लग जाए, चाहे ओ की मात्रा, जैसे मान के चलो उत्तर है जैसे दुह प्लस ऊ है तो द्रुह हो जाएगा। तो दा में काय की मात्रा लग रही? ऊ, दुह तो छोटा की लग रही मात्रा। जैसे अगला है मान के चलो, जैसे नेह प्लस एक ही भाव, तो नेह प्लस एक ही भाव, एक ही भाव बराबर निरे की भाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नेह प्लस एक ही भाव बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो निरे, रा पे एक ही मात्रा चढ़े, निरे की भाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कहने का मतलब ये है कि विसर्ग के पहले छोटा बड़ा ना हो और चाहे कोई भी हो। दूसरी बात एक और कि दूसरे शब्द में जैसे मान के चलो इसमें लिखा नेह प्लस ओक, जैसे ये लिखा नेह प्लस ओक तो बराबर निरोक हो जाएगा कि नहीं? निरोक। तो अब परिभाषा की ओर फिर से जाएंगे, आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर वर्ण हो, आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर वर्ण हो, तो दूसरा स्वर वर्ण क्या है? छोटी की मात्रा है इस पर। अब क्या कह रहे हैं? और बाद में क्या हो? कोई स्वर वर्ण हो, तो कोई स्वर वर्ण हो, जैसे ओ आ रहा है इसमें। अभी हमने आपको ई बताया, अभी हमने आपको ई के साथ साथ आ बताया बाद में। बड़ा हो, छोटी हो, बड़ी हो, छोटा हो, बड़ा हो, ए हो, आए हो, ओ हो, इस साइड कोई भी वर्ण हो, स्वर लिख रहे हैं इसमें परिभाषा में क्या लिख रहे हैं? बाद में कोई स्वर वर्ण हो, तो कोई भी स्वर वर्ण हो, या क्या बता रहे हैं हम? किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। अभी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण का उदाहरण नहीं बताया, तो देखो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण का उदाहरण देखते हैं। जैसे
मान के चलो उदाहरण है नेह प्लस धन, नेह प्लस धन, अरे नेह प्लस धन बराबर क्या बन जाएगा, निर्धन। अब देखो आप, बात वही है ना कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो प्रत्येक वाक्य का, तो धा कौन सा वर्ण है, ता था दा धा, चौथा वर्ण आ गया। तो देखो इसमें चौथा वर्ण आ गया, लेकिन इसका अंतर कुछ नहीं है, मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है। तो निह, तो विसर्ग का तो बना रा, क्या बना रा, वो भी हलंत के साथ। अब यहाँ ओ होता तो रा पे ओ की मात्रा चढ़ जाती कि नहीं, बड़ा होता तो बड़ा की मात्रा लग गई थी, ए होता तो ए की मात्रा रा पे लग जाती, छोटा होता तो छोटा की मात्रा लग जाती, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें तो धा है। और जब धा है तो रा आधा का आधा रहेगा, और आधा आधा रहेगा तो नी जे बचा, धन ये है तो नी ये है और धन ये है, रा की रेफ चढ़ गई कि नहीं आधे की, तो क्या हो गया, निर्धन हो गया नहीं हो गया। जैसे अगला है, मान के चलो जैसे नेह प्लस बल बराबर निर्बल, नेह प्लस बल बराबर निर्बल। और अगला उदाहरण है, जैसे मान के चलो जे नेह प्लस जन बराबर निर्जन, नेह प्लस दय बराबर निर्दय। कोई भी वर्ण हो, चाहे कोई अंतस्थ वर्ण क्यों ना हो, तो अंतस्थ वर्ण का देखें एक आध उदाहरण। जैसे मान के चलो ये लिखा नेह प्लस यात, नेह प्लस यात बराबर क्या बन जाएगा, निर्यात। क्या बन जाएगा, निर्यात बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ निर्यात बन जाएगा। अब तो ये कौन सा वर्ण आ गया पीछे, आपका अंतस्थ वर्ण आ गया, यह अंतस्थ वर्ण है कि नहीं है। दूसरा देखें आप, जैसे मान के चलो ये लिखा दुह प्लस वचन, दुह प्लस वचन तो दुर्वचन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो अंतस्थ वर्ण आ गया। और जैसे उदाहरण है, मान के चलो ये लिखा नेह प्लस लेप, नेह प्लस लेप तो निर्लेप हो जाएगा, दुह प्लस जन तो बराबर दुर्जन हो जाएगा। समझ में आ गया आपकी। जैसे मान के चलो ये लिखा दुह प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा, दुर्जन नहीं होगा, दुर्जन। तो दु जे है जन जे है तो दुजन हो गया, लेकिन दुहजन हो गया। पर बात यह है कि दुह यानी विसर्ग का की रेप चढ़ गई, क्या हो गया, दुर्जन नहीं हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि इस बाद वाले अक्षर में पहला वर्ण यदि स्वर आ जाए तो इस रा को पूरा कर देते हैं, मात्रा चढ़ जाती है रा पे, और यदि ना आए तो रा की रेफ लग जाती है। क्लियर है इतनी बात। अब चलते हैं नियम, अगला है अपना, क्या है अगला नियम नंबर 3, विसर्ग में परिवर्तन ना होना। अभी तो हमने विसर्ग में परिवर्तन बताया, अब विसर्ग में परिवर्तन ना होना। तो देखो आप ना में कैसे जो है बताएंगे। जैसे ये लिखा परिभाषा है, यदि विसर्ग के पूर्व छोटा हो तथा बाद में काखा अथवा पाफा हो, काखा अथवा पाफा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कब नहीं होता, विशेषता क्या है, यदि विसर्ग के पूर्व यानी पूर्व मानो पहले छोटा हो। जैसे मान के चलो ये लिखा प्रातः काल, प्रातः प्लस काल तो बराबर क्या बन जाएगा, प्रातः काल। अब अगर संधि आ गई कि प्रातः काल की संधि विच्छेद कीजिए तो प्रातः प्लस काल, इसमें कोई भी परिवर्तन होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि परिभाषा बोल रही है कि यदि विसर्ग के पूर्व यानी विसर्ग ये है, विसर्ग के पहले, पहले का मतलब आगे आगे नहीं जाना है, पहले का मतलब पीछे, तो विसर्ग के पहले ता है ना, तो ता पे मात्रा किसी की भी ना हो, अर्थात छोटा हाथ निकल रहा हो उसमें से, और कोई वर्ण नहीं, ती ना हो, तो ना हो, तू ना हो, अर्थात कोई भी वर्ण स्वर वर्ण हो ही ना। और बाद में क्या हो, का या खा हो, तो इसमें का वर्ण आया पहले, तो फिर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगला है, जैसे मान के चलो जी लिखा कि अंतः प्लस करण, अंतः प्लस करण, ठीक, अंतः प्लस करण बराबर क्या बन जाएगा, जैसे ये लिखा अंतःकरण, तो जैसे अंतः प्लस करण तो अंतः प्लस करण बराबर अंतःकरण बन जाएगा, अंतःकरण। अब देखो आप, इसमें कोई परिवर्तन आया, सिर्फ प्लस को हटाया जो कहते हैं लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि परिभाषा बोल रही है कि विषय के पहले छोटा हो बाद में का या खा हो।
अब देख इसका देखते हैं पा या फा का उदाहरण। जैसे मान के चलो ये लिखा अधा पतन, अधा अधा प्लस पतन बराबर क्या बन जाएगा, नहीं ये लिखा अधा प्लस पतन तो अधा पतन बन जाएगा, अधो पतन नहीं बनेगा, अधा पतन तो अधा पतन, अधा पतन बन जाएगा। फिर इसके बाद लिखा जैसे अधा प्लस फलित तो अधा फलित बन जाएगा, अधा प्लस फलित तो बराबर अधा फलित। अब हमें बताओ आप कोई परिवर्तन आया, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आया, प्लस हटाया ज्यों के तुम लिख दिया। तो ये कब होता है, जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में किसी की मात्रा ना हो, सिर्फ विसर्ग हो, जी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में काखा हो और चाहे पाफा हो, ये चार वर्ण हो, तब कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसका एक अपवाद बताते हैं। अपवाद क्या है, जैसे नमः, नमः एवं पुराह, नमः एवं पुराह के योग में मतलब इसमें विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार लिखा, क्या लिखा, नमः प्लस कार। अब देखना आप, यही इसका तोड़ है, यानी ये अपवाद है, तोड़ नहीं अपवाद है। जैसे ये लिखा नमः प्लस कार बराबर होगा नमस्कार, होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये अपवाद है। वैसे इसी के हिसाब से आना चाहिए, माँ पे क्या है, माँ पे छोटा है और बाद में का है, तो इसका नमः नमःकार नहीं होगा, नमस्कार ही होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि नमः एवं पुराह में विसर्ग का सा हो जाता है, तो विसर्ग का सा हो गया, तो नमः, नमः ये लिखा, कार ये लिखा, नम ये लिखा, कार ये लिखा, अब विसर्ग का सा हुआ। जैसे पुरस्कार में पुराह प्लस कार, पुराह प्लस कार बराबर पुरस्कार हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जो इसके अपवाद होते हैं, हर चीज़ में अपवाद होते हैं। जैसे लिंग भी तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अपवाद है। हर वस्तु के, हर चीज़ के अपवाद होते हैं, तो आप अपवाद पे ना जाएं, आप नियम के अनुसार चलें। तो ये जो है पार्ट 1 में मैंने इतना बता दिया। अब पार्ट 2 में आपको शा तीनों प्रकार के शा का अध्ययन कराएंगे, और अब जो है आज से विधिवत रूप से पढ़ाया जाएगा। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।